नमस्कार। आज के इस अकादमिक सत्र में हम सभी हिंदी व्याकरण की उन गहन संरचनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे जो भाषा को अर्थ प्रदान करती हैं। हमारी ये बौद्धिक यात्रा भाषा की मूल इकाइयों यानी संज्ञा और सर्वनाम की भूमिका से ही प्रारंभ होगी। हमारे विवेचन की रूपरेखा कुछ इस प्रकार निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम हम व्याकरण की आधारशिला की समीक्षा करेंगे। तत्पश्चात विशेषण और क्रिया के तात्विक स्वरूप पर विचार करेंगे। इसके बाद वर्णनात्मक शब्दों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा और अंत में हम वाच्य की अवधारणा को समझेंगे जो किसी भी वाक्य के दृष्टिकोण को निर्धारित करती है। हिंदी की कक्षा। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी वाक्य की संरचना का मूल स्तंभ संज्ञा और सर्वनाम ही है। ये या तो कर्ता अर्थात कार्य के निष्पादक या कर्म अर्थात जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े की भूमिका में होते हैं। उदाहरण स्वरूप, राम ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में राम संज्ञा कर्ता है और पुस्तक संज्ञा कर्म है। इसी नींव पर हम आगे की व्याकरणिक संरचनाओं का निर्माण करेंगे। तो संज्ञा और सर्वनाम की भूमिका स्थापित हो जाने के उपरांत अब हमारा ध्यान उन शब्दों पर केंद्रित होगा जो इन संज्ञा और सर्वनामों को अर्थ की गहनता और चारित्रिक विस्तार प्रदान करते हैं। हमारा अगला विषय है विशेषण, जो वस्तुतः संज्ञा के गुणधर्म को ही परिभाषित करते हैं। व्याकरणिक परिभाषा के अनुसार विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, अवस्था या परिमाण का बोध कराता है। ये उनके अर्थ को और भी अधिक विशिष्ट बनाता है। जैसे फूल एक सामान्य संज्ञा है, परंतु लाल फूल कहने से लाल शब्द उस फूल को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। इस बिंदु पर विशेष्य और विशेषण के पारस्परिक संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का वर्णन किया जाता है उसे हम विशेष्य की संज्ञा देते हैं और जो शब्द उस विशेषता को प्रकट करता है वह विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए, बुद्धिमान लड़की इस पद में लड़की विशेष्य है जबकि बुद्धिमान उसका विशेषण है। विशेषणों को उनके प्राकार्य के आधार पर मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये वर्गीकरण हमें यह समझने में सहायता प्रदान करेगा कि भाषा अलग अलग संदर्भों में गुणों, संख्या, मात्रा और संकेतों का प्रयोग कितनी सूक्ष्मता से करती है। हमारा प्रथम प्रकार है गुणवाचक विशेषण। यह किसी संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार या स्वभाव का बोध कराता है। जैसा कि प्रस्तुत उदाहरण में काले शब्द पोशाक के रंग संबंधी गुण को स्पष्ट कर रहा है। यह गुणवाचक विशेषण है। इसी श्रेणी में अच्छा लड़का या गोल मेज जैसे उदाहरण भी आते हैं। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों के मध्य का जो भेद है वो अत्यंत सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण है। संख्यावाचक का प्रयोग उन संज्ञाओं के लिए होता है जिनकी गणना संभव है, यानी गणनीय संज्ञाएं, जैसे 7 विद्यार्थी। इसके ठीक विपरीत परिमाणवाचक का प्रयोग अगणनीय संज्ञाओं के लिए होता है जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, जैसे 1 किलो आटा। संज्ञा और विशेषण के विवेचन के पश्चात अब हम वाक्य के उस अनिवार्य तत्व की ओर बढ़ते हैं जो उसे सजीवता और गति प्रदान करता है। जी हाँ, हमारा विषय है क्रिया, जिसे वाक्य का प्राण भी कहा जाता है क्योंकि यही किसी कार्य के होने या करने का बोध कराती है। क्रिया को यदि हम औपचारिक रूप से परिभाषित करें तो यह किसी कार्य के होने, करने या किसी स्थिति का सूचक शब्द है। क्रिया का जो मूल अंश है उसे धातु कहते हैं। इसी धातु में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर क्रिया के विविध रूप निर्मित होते हैं। उदाहरण के तौर पर पढ़ धातु से ही पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ेगा जैसी क्रियाएं बनती हैं। यौगिक धातुओं का निर्माण 3 प्रमुख विधियों से संभव है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी अन्य को प्रेरित करता है, जैसे लिखना से लिखवाना। यौगिक क्रियाओं में 2 धातुएं मिलकर एक क्रिया बनाती हैं, जैसे चलना, फिरना।
और नाम धातु क्रियाओं का निर्माण संज्ञा या विशेषण जैसे शब्दों से होता है, जैसे बात, संज्ञा से बतियाना, क्रिया। कर्म की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण दो प्रमुख भागों में किया जाता है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, जैसे पक्षी उड़ता है। इसके विपरीत सकर्मक क्रिया में कर्म अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है और क्रिया का फल कर्ता से होकर कर्म पर पड़ता है। आइए सकर्मक क्रिया की संरचना को इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस वाक्य में सीता कर्ता है, घर कर्म है और आती है क्रिया है। यहाँ आने की क्रिया का प्रभाव कर्ता यानी सीता से होकर कर्म यानी घर पर पड़ रहा है। अतः यह एक सकर्मक क्रिया का स्पष्ट उदाहरण है। अब हम अपने व्याख्यान के एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक खंड में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम उन वर्णनात्मक शब्दों के बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करेंगे जो क्रमशः संज्ञा और क्रिया की विशेषता बताते हैं। इन दो वाक्यों को ध्यान से देखिए। यहाँ एक ही शब्द तेज दो भिन्न भिन्न व्याकरणिक भूमिकाएं निभा रहा है। पहले वाक्य में मोहन तेज है, तेज शब्द मोहन जो कि एक संज्ञा है की विशेषता बता रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरे वाक्य में मोहन तेज दौड़ता है, वही तेज शब्द दौड़ता है जो कि एक क्रिया है की रीति या ढंग बता रहा है, अतः यह एक क्रिया विशेषण है। यही इन दोनों के बीच का मौलिक अंतर है। क्रिया विशेषण हमें यह संदर्भ प्रदान करते हैं कि कोई क्रिया कहाँ, कब, कितनी मात्रा में या किस रीति से संपन्न हो रही है। इस वर्गीकरण के माध्यम से क्रिया के घटित होने की विधि और परिस्थिति को और भी स्पष्टता से समझा जा सकता है। हमारे आज के व्याख्यान का अंतिम व्याकरणिक सिद्धांत है वाच्य। वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। यह वाक्य के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। यह तालिका तीनों वाच्यों की संरचना की एक तुलनात्मक प्रस्तुति है। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रधानता का केंद्र बदलते ही वाक्य की संरचना और उसका अर्थ कैसे परिवर्तित हो जाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य में कर्म और भाववाच्य में स्वयं क्रिया या उसका भाव ही प्रधान हो जाता है। अब हम इस व्याख्यान के समापन की ओर अग्रसर हैं। आइए अब तक चर्चा किए गए सभी मुख्य सिद्धांतों और विश्लेषणात्मक बिंदुओं का समेकन करें। सार रूप में कहें तो ये 4 व्याकरणिक स्तंभ हैं जिनका हमने आज विश्लेषण किया है। विशेषण संज्ञा को अर्थ देता है, क्रिया कार्य को दर्शाती है, क्रिया विशेषण क्रिया की विधि को बताता है और वाच्य संपूर्ण वाक्य के दृष्टिकोण को एक दिशा प्रदान करता है। इस व्याख्यान का समापन हम एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करना चाहेंगे। ये गहन चिंतन का विषय है कि व्याकरण की ये जटिल और सूक्ष्म संरचनाएं हमारे विचारों की अभिव्यक्ति में यथार्थता, सटीकता और गहनता लाने में क्या भूमिका निभाती हैं। आप सभी का धन्यवाद।